है वो ऑटोमेटिक जो आपकी लोड बैलेंसिंग, जब ऑटो स्केलिंग होगी तो लोड बैलेंसिंग उन नए इंस्टेंसेस को या नए इमेजेस को या नए रन टाइम को ऑटोमेटिकली कैसे अपने लोड बैलेंसिंग कॉन्टेक्स्ट के अंदर इंक्लूड कर ले। तो इसके अलावा एप्लीकेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड है कि आपने जब एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं तो आपको उसकी सिक्योरिटी, उसके लिए सर्टिफिकेट्स वगैरह मैनेज करना होता है। इसके अलावा पोर्टेबिलिटी का एक इशू है कि अगर आप एक एप्लीकेशन जो है अ, ऐसी डेवलप करना चाह रहे हैं जो कि स्टैंडर्ड एप्लीकेशन हो, यानी बाइंडिंग के मिनिमम हो आपके AWS के साथ, लेकिन आप मैक्सिमम लेवरेज हासिल कर सकें AWS का, तो इस तरह के कुछ चैलेंजेस हैं जो कि अभी जो करंट हमारी ऑफरिंग्स हैं AWS से पहले की, वो आ, इनके अंदर ये चैलेंजेस अभी हमें नज़र आता है। तो इन सब चैलेंजेस को मिनिमाइज करने के लिए AWS ऐप रनर लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था। तो इसकी जो कॉस्टिंग वगैरह का जो ऑप्शन है हमारे पास वो बहुत सिंपल है। पी CPU, वर्चुअल CPU और मेमोरी के हिसाब से इसके ऊपर कॉस्टिंग होती है। इसके अलावा अगर आपने ऑटोमेटिक बिल्ड और ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट को भी ऑप्ट किया हुआ है तो उसके लिए भी थोड़ा सा आपको ऊपर चार्जेस देने पड़ेंगे, बहुत मिनिमल मतलब कॉस्ट है इसकी। तो इसके अलावा ये है हमारा अप्रेनर का अ, अ, जो उसका फ्लो है कुछ इस तरह का है कि आप एक सोर्स कोड की अपनी रिपॉजिटरी आप मेंशन करते हैं, या फिर आप कंटेनर का इमेज और उसको बताते हैं AWS ऐप रनर को। इसके अलावा आपने कॉन्फ़िगर करना होता है कि कितने CPU और कितनी मेमोरी आपके इंस्टेंसेस जो हैं कंटेनर के वो यूटिलाइज करेंगे। इसके अलावा स्केलिंग का ऑप्शन बताना होता है कि मिनिमम मैक्सिमम कितने लेवल तक आपको स्केलिंग चाहिए। और हेल्थ चेक्स के ऑप्शन बताना होते हैं। TCP लेवल हेल्थ चेक है, HTTP नहीं है। तो आप इंस्टेंस अप है डाउन है वो TCP लेवल पे वैलिडेट करता है ये। इसके अलावा दैट्स इट, बस मेजरली आपने ये करना होता है, रिव्यू करके क्रिएट करना होता है और आपको एप्लीकेशन का URL मिल जाता है। अच्छा, कुछ इसमें जो लिमिटेशंस हैं वो लिमिटेशन से ज़्यादा इसको कहेंगे कि हमारे पास जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो इसके अंदर हैं कुछ, वो मैं आगे जाके आपको बयान करता हूँ। अ, तो ये एडवांटेजेस हैं जो कि आपको ऐप रनर यूज़ करते हुए इन सब चीज़ों से आपको मैनेजमेंट में आसानी मिल जाती है, यानी आपको ये सब चीज़ें मैनेज नहीं करनी पड़ती। ये EC2 इंस्टेंस वगैरह अगर आप सेटअप कर रहे होते तो ये EC2 इंस्टेंस या फिर आपने अगर आप ECS यूज़ कर रहे हो तो फारगेट वगैरह की कॉन्फ़िगरेशन, ये सब चीज़ें से आपको छुटकारा मिल जाता है। VPC वगैरह क्रिएट करना, इसके अलावा CI/CD पाइपलाइन बनाना, ये सब मैंने ऑलरेडी आपको पिछले स्लाइड में बता दिया कि ये सब चीज़ों में एडवांटेज मिल जाता है। आ, एक चीज़ जो उसमें डिप्लॉयमेंट नज़र आ रही है, डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी, वो ये है कि अभी इसमें सिर्फ यही है फॉर द टाइम बिंग, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि आगे फ्यूचर में ये और स्ट्रेटजीज डिक्लेयर करें डिप्लॉयमेंट की। आ, अच्छा, ये थोड़ा सा इसका इंटरनल आर्किटेक्चर है ऐप रनर का। आ, दो उसमें सेक्शन में डिवाइड है ये इमेज। एक कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटी, AWS रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ऐप की इमेजेस प्रोवाइड करना, स्केलिंग फैक्टर्स बताना कि ऑटो स्केल के लेवल्स यानी कितने इंस्टेंसेस आपको चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम। एंड इसके अलावा बस मेजरली यही दो चीज़ें, और जो अभी मैंने बताया था जैसे जो हेल्थ चेक्स हैं उसके वगैरह उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप और ऐप अब कॉन्फ़िगर और आपने हेल्थ चेक कॉन्फ़िगर किया है तो लैंग्वेज रन टाइम, आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप लैंग्वेज बेस्ड रन टाइम को यूटिलाइज करते हुए इमेज बनाएं।
या फिर आप डायरेक्टली आप इसको एक कंटेनर इमेज दे दें। तो दोनों पे ही वर्क करता है ये। तो अगर आपने लैंग्वेज बेस्ड रन टाइम किया है तो आपको बिल्ड टाइम के ऊपर उस लैंग्वेज की बिल्ड सपोर्ट मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप जावा बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं तो जो आपके पास मेविन वगैरह या ग्रेडल वगैरह का सपोर्ट जो है वो ड्यूरिंग बिल्ड प्रोसेस जो है वो अ, मिल जाता है आपको एक्सेस उसका। सिमिलरली नोड जेएस बेस्ड एप्लीकेशन के लिए भी मिल जाता है, और पाइथन के लिए भी अभी फॉर द टाइम बिंग अवेलेबल है। फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि ये और लैंग्वेज सपोर्ट दें, लेकिन अभी यही है। आ, तो ये कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन, ओएस सेलेक्ट करना, ये सब जो है ये AWS की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्ड करना, डिप्लॉय करना, CI/CD पाइपलाइन क्रिएट करना, ये सब AWS इंटरनली खुद से मैनेज कर रहा होता है। आ, हाँ, ये मैंने जैसे बताया कि ये टेक्नोलॉजीज इंटरनली यूज़ कर रहा है AWS। कोड बिल्ड वगैरह बिल्डिंग प्रोसेस के लिए, फारगेट एंड ECS फॉर क्रिएटिंग एंड ऑर्केस्ट्रेटिंग कंटेनर्स। इस ऑटो स्केलिंग वगैरह आकर वो ऑटो स्केलिंग वगैरह भी मैनेज कर रहा है ये। इसके अलावा लोड बैलेंसर है, क्लाउड वॉच है, लॉग्स वगैरह मैनेज एग्रीगेट करने का काम। सही सर्टिफिकेट वगैरह भी ये, अगर आप कस्टम डोमेन वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो इसका भी सपोर्ट इसके अंदर मौजूद है। अ, और इंक्रिप्शन वगैरह का जो रिपोजिटरी और के अंदर अगर आपने इंक्रिप्टेड चीज़ें रखी हैं तो वो KMS के थ्रू कुछ डिक्रिप्ट करके आप बिल्ड्स बना सकते हैं। तो ये फीचर भी अवेलेबल है। कुछ लिमिटेशंस थी जो लास्ट जब ये स्लाइड बनाए थे उस वक्त थी, जो अब ख़त्म हो गई हैं। जैसे इसमें VPC का एक्सेस नहीं था आपके पास, AWS VPC से आप कनेक्टिंग कर सकते थे। तो जो भी एक्सेस होता था वो पब्लिकली एक्सेसिबल था, पब्लिक एक्सेस रिक्वायर्ड था रिसोर्सेज की एक्सेस के लिए। तो अब उन्होंने VPC का सपोर्ट दे दिया है, तो आप बिहाइंड द फायरवॉल आप अपने रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो जो सिक्योरिटी का जो इशू था कि डेटाबेस वगैरह आपने पब्लिक करना है, ये सब चीज़ें करना है, तो वो अब ख़त्म हो गया। जैसे मैंने पहले बताया था, डिप्लॉयमेंट जो है वो अभी ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी अवेलेबल है। लैंग्वेज रन टाइम जो है ये पाइथन, नोड जेएस, जावा, ये हैं। इसके अलावा अभी करंटली गिटहब रिपोजिटरीज जो हैं वो, अगर आप सोर्स कोड के थ्रू अपना फ्लो चलाना चाहते हैं तो अभी गिटहब रिपोजिटरी एक्सेसिबल है। फ्यूचर में इम्कान है कि ये जो इनका कोड कमिट AWS का जो है वो भी जल्दी अवेलेबल होगा। आ, अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर जो कंटेनर्स हैं वो अभी हमारे पास कोई स्टोरेज माउंटिंग फैसिलिटी मौजूद नहीं है। तो हमारे पास जितनी भी स्टोरेज है वो एफेमेरल है। तो इस स्टोरेज स्ट्रेटजी में ये नुकसान होगा कि आपकी चीज़ें परसिस्टेंट नहीं होंगी। तो इस तरह की एप्लीकेशंस जो कि परसिस्टेंस नहीं मांगती हैं, उनके लिए ये आइडियल। जब EFS वगैरह का सपोर्ट चूँकि अब VPC इन्होंने लगा दिया है, तो होपफुली EFS वगैरह का सपोर्ट जो है वो अब अवेलेबल हो जाना चाहिए। तो इस चीज़ को फर्दर एक्सप्लोर करना होगा। ये इतना कि हम इसके इस स्टोरेज के अंदर कंटेनर के अंदर क्या ये हम ये सब माउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अ, इसके अलावा फ्यूअर ऑप्शन है, जैसे मैंने बताया कि मेमोरी वगैरह के ऑप्शंस लिमिटेड है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि ये और इम्प्रूवमेंट वक्त के साथ साथ इसमें और ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अच्छा, ये इस टाइप की एप्लीकेशंस हैं जो कि मोस्टली AWS ऐप रनर जो हैं वो आइडियली उन पे मैप हो सकता है। वेबसाइट्स हैं आपकी, स्टैटिक वेबसाइट्स हो गई। इसके अलावा API है जो कि नॉन आइडम्पोटेंट सर्विसेज होती हैं, मतलब स्टेटलेस सर्विसेज, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। ये माइक्रो सर्विसेज के लिए बहुत अच्छा है। अगर बहुत सारी एप सर्विसेज आपने डिप्लॉय की है तो अ, उसके लिए भी यूटिलाइज किया जा सकता है इसको। इसके अलावा आप रैपिड प्रोटोटाइपिंग, यानी आप प्रोटोटाइप को बना रहे हैं और उसके लिए भी क्विकली एक
MVP क्रिएट करके डिप्लॉय किया जा सकता है। अच्छा, नॉन बैच्ड एप्लीकेशन के लिए ज़्यादा सूटेबल है, जैसे मैंने बताया कि स्टेटलेस एप्लीकेशन हो और नॉन बैच्ड हो, लॉन्ग रनिंग ना हो, तो उसके लिए भी आइडियल है ये। अच्छा, इसके अंदर एक और फीचर है कि ये अगर आप AWS ऐप रनर यूज़ करते हैं तो आपकी कबलिंग जो है AWS के साथ मिनिमम होती है। तो अभी मैं इसको और एक्सप्लोर करूँगा आगे कि हम लोग किस तरह से कंटेनर्स को यूटिलाइज करके मिनिमम कपलिंग AWS के साथ कर सकते हैं, या फिर अगर आप सोर्स कोड में जाते हैं तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है इस AWS के साथ इंटीग्रेशन। हाँ, मैं बस लास्ट टाइम जैसे फरवरी 2020 में ये सपोर्ट आ गया था हमारे पास VPC से कनेक्ट करने का। तो हम लोग जो इंटरनली हैं वो कुछ जो सर्विसेज हैं वो हम एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, डिफरेंट जो ऑफरिंग्स हैं EC2 सॉरी AWS की, तो उसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं बिहाइंड द फायरवॉल। ओके, तो ये थोड़ा सा, सॉरी। तो ये अभी इस पॉइंट पे क्वेश्चन ले लो आई थिंक, क्योंकि अब हाँ हाँ, किसी का कोई अगर कमेंट या क्वेश्चन है तो वो शेयर कर लें। जी किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें। यहाँ पे मैं रख देता हूँ इमेज, अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दें, वरना पे आगे बढ़ता हूँ मैं। हेलो सर। जी जी बोले। सर इसको हम हीरोको के साथ कंपेयर कर सकते हैं? हाँ, यार हीरोको हीरो के का, साथ, हीरो के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तुम, हाँ, असफर तुम बोलो। नहीं मैंने हीरो के लेवल पे इसको कंपेयर करके नहीं देखा, इसलिए मुझे इसका आइडिया नहीं है अच्छा। अभी। नहीं, मैंने हीरोको पे काम करा तो हीरोको से आप कंपेयर कर सकते हैं, बस हीरोको में ना एब्स्ट्रैक्शन थोड़ी ज़्यादा होती है। इसमें आपको एब्स्ट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होगी, थोड़ी कम एब्स्ट्रैक्शन होती है। लाइक यू नो के पीछे क्या चल रहा है, अगर कुछ फंसता है तो आप देख सकते हैं कि हाँ भाई कहाँ फंस रहा है। तो ये चीज़ें, इसमें ये एडवांटेज है। लेकिन हाँ, ये लॉन्च जो है ना, वो आप कह सकते हैं कि हीरोको के कंपटीटर में कंपटीशन है ऑफ हीरोको, क्योंकि उसमें भी आपको सिर्फ गिट रेपो देनी पड़ती है, बाकी चीज़ें खुद होती हैं इंक्लूडिंग CI/CD। और इसको एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि बीन स्टॉक पे अगर किसी ने काम करा है तो ये उसका एक इवॉल्व वर्जन है हम्म, बीन स्टॉक का। बिल्कुल। आगे ठीक है। कंपैरिजन है बिन स्टॉक के साथ, थोड़ा बहुत मैं इसको कंपेयर करके बता दूंगा कि इसमें इसमें क्या डिफरेंस है। अम, चलो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। हाँ, तो जैसे बताया था कि एप्लीकेशन को आपको डिप्लॉय करना होगा, तो EC2 के अंदर अगर रहते हुए डिप्लॉय करेंगे तो आप स्केलिंग ग्रुप, कैपेसिटी प्रोवाइडर्स, इसके अलावा VPC, इसके अलावा ECR आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, लोड बैलेंसर करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं EC2 बेस आर्किटेक्चर सेटअप करने में होता है। इसके अलावा और छोटी इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, स्टोरेज वगैरह माउंट करना, ये सब चीज़ें EC2 आपको देता है, लेकिन अभी वो ये सब चीज़ें ऐप रनर में अवेलेबल नहीं है। तो जाहिर सी बात है, उसी को अभी लिमिटेशंस हैं। तो अगर फुल फ्लैज आप प्रोडक्शन एप्लीकेशन है तो नहीं, उसके लिए इतना तरीका। हाँ, लेकिन ऐप रनर में भी आप स्टोरेज से कनेक्ट कर सकते हाँ, हैं ना। आप स्टोरेज से कर सकते हैं, क्योंकि अब हाँ, चूँकि VPC का अवेलेबल हो गया आपके पास एक्सेस, लेकिन एज अ, अगर कोई डायरेक्ट लिमिटेशन नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई कस्टम आर्किटेक्चर करना है यूज़, या हाँ कुछ एडवांस चीज़ें यूज़ करनी है, या कस्टम CI/CD पाइपलाइन चाहिए, तो जैसे आप हीरोको में नहीं कर सकते, इस तरह ऐप रनर में नहीं कर सकते, फिर आपको कोई और फुल फ्लैश सर्विस पे जाना पड़ेगा। सही सही। सो इसका बेस्ट यूज़ केस वो है कि अगर आपने एक सिंपल नोड ऐप बनाई है जिसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सिंपल API है, या कोई सिंपल PHP की ऐप है, या उसकी एक सिंपल सी डॉकर फाइल है वगैरह, हम्म या तो उसको आपको डायरेक्ट डिप्लॉय करना है तो वो विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी आपको ऑटो स्केलिंग के साथ डिप्लॉय हो जाएगी। तो हाँ, बजाय आप EC2 पर डिप्लॉय करें, आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देख सकते हैं, और ये एक मोर रिलायबल होगा देन आ नॉर्मल EC2, जो आप एक इंस्टेंस पे सब कुछ डिप्लॉय कर देते हैं। ऐसा ही है। ठीक है, ये वही जो मैंने पिछली स्लाइड में बात की थी कि ये सब आपकी रिक्वायरमेंट होती है जब आप ECS
को यूज़ करते हुए अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं। तो ये ज़ाहिर सी बात है, फिर आप जब से कॉन्फ़िगर करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, मॉनिटरिंग वगैरह, ECR रजिस्ट्रीज वगैरह बनाना, VPC सेटअप, कॉन्फ़िगर, स्टोरेज। तो ये बेसिक सा रिक्वायरमेंट है ECS का, जो कि आपको करना होता है। EKS के अंदर, EKS में आपको एक कंट्रोल प्लेन वगैरह क्रिएट करना। इसके अलावा जो हमारे पास वर्कर नोड्स हैं जो कि आपके कंट्रोल प्लेन से कनेक्ट हो जाते हैं, और फिर जो वर्कलोड होता है वो आपका अ, ये आपका EKS जो है वो मैनेज कर रहा होता है, कुबरनेटिस। तो ऑर्केस्ट्रेशन है काम कंट्रोल प्लेन से, और जितने भी हमारे वर्कर नोड हैं वहाँ वहाँ पे डेलीगेट होता है। इसके अलावा ऑटो स्केलिंग भी कन्फिगर करनी पड़ती है वर्कर लेवल पे। इसके अलावा वही सब होता है, नेटवर्किंग इनके दरमियान, लोड बैलेंसिंग, ये सारी चीज़ें जो मतलब एक एक कॉम्प्लेक्सिटी है इसके अंदर, इसके सेटअप के अंदर। वो एक बात है जो यहाँ पे बताई हैं कि ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं। पॉड्स वगैरह, स्टोरेज क्लास वगैरह बताना, परसिस्टेंट वॉल्यूम और परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम वगैरह सेटअप करना, सीक्रेट्स वगैरह बताना, ये सब चीज़ें। ऑल दो कि ये स्टैंडर्ड है कुबरनेटिस का, लेकिन ये एक कॉम्प्लेक्स टास्क। अगर आपकी छोटी एप्लीकेशन है तो उसके लिए ये ओवरकिल है ये केस। तो, तो इस राउट से ज़्यादा बेहतर ऐप रनर है, वो बहुत सिंपली आपको सारी चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स दे देता है। हाँ, इलास्टिक बिन स्टॉक, जो कि मैं मेरे नज़दीक से मतलब जैसे भी शाद ने बताया था कि इसका एक वर्ल्ड वर्जन है, ऐसा ही है। इलास्टिक बिन स्टॉक के अंदर आपको भी इस तरह का कुछ कुछ काम करना होता है, बस में CI/CD पाइपलाइन अवेलेबल नहीं है। आपको एक एप्लीकेशन बनानी पड़ती है कंसोल के ऊपर जाके, फिर इसके अलावा एक वर्जन अपलोड फाइल जो आपका सोर्स है उसका जिप करके उसको अपलोड करना होता है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म वगैरह सेलेक्ट करना होता है कि किस प्लेटफॉर्म के लिए आप बना रहे हैं एप्लीकेशन। इसके अलावा कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती हैं जो आपको अपने जिप के अंदर डालनी होती है, जो कि डिप्लॉयमेंट के बाद प्लेटफॉर्म आपके प्लेटफॉर्म जो है वो उस फाइल को यूज़ करके एप्लीकेशन को वैसे कॉन्फ़िगर कर देता है। इसके अंदर भी बस यही है कि अगर आप ये काफ़ी क्लोज है, लेकिन इसके अंदर एक ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो नहीं कहेंगे, मतलब एक रिक्वायरमेंट है कि आपको आ, इसका जो फॉर्मेट है, जो कि आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना रहे हैं, वो बीन स्टॉक एक्सपेक्ट करता है कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, जो कि AWS ने ऑलरेडी, बीन स्टॉक ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है कि आपने ऐसे ऐसे कॉन्फ़िगर करना है अपने एप्लीकेशन को, तब वो बीन स्टॉक उसको डिप्लॉय कर देगा। तो उसमें भी वही है कि आप AWS के उसमें टाइटली कपल होते जा रहे हैं, आपकी एप्लीकेशन उसके अंदर टाइटली कपल हो रही है। तो ये बीन स्टॉक, अदर देन दैट इसके अंदर आपके पास आ, उतनी ज़्यादा लिमिटेशंस नहीं है जितना आ, अभी ऐप रनर के अंदर है, जिसमें आप नेटवर्किंग वगैरह, VPC वगैरह सारी चीज़ें जो हैं, इसके अलावा मल्टीपल डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज हैं आपके पास। स्केलिंग करने के लिए आपके पास डिफरेंट मैट्रिक्स हैं कि आप किस तरीके से आपने और किस टाइम पे आपने ऑटो स्केल करना है अपने एप्लीकेशन को। मेट्रिक बेस्ड है, स्टेटिस्टिक बेस्ड है, टाइम बेस्ड है। इसके अलावा जो इसके अंदर वही लिमिटेशन है कि आपने प्लेटफॉर्म बेस्ड, आप अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सेलेक्ट करते हैं और फिर अपनी एप्लीकेशन को उसी के हिसाब से ट्यून करते हैं। तो जो प्लेटफॉर्म है वो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे लैंग्वेजेस का सपोर्ट है, जावा है, इसके अलावा नोड एप्लीकेशन है, पाइथन है, रूबी, रेल्स है, इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशन आउट ऑफ द बॉक्स। इसके अलावा कुछ पूरा स्टैक है, जैसे Nginx प्लस PHP प्लस अपाची, इस अपाची और PHP, इस तरह के पूरे पूरे आपके पास प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा कस्टम, इसके अंदर आप कस्टम भी बना सकते हैं, लेकिन वो एक अलग डोमेन है कि आप वो उसको मैनेज करना फिर आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी। तो मतलब वो आप फिर वही बात है कि अपनी मैनेजमेंट खुद कर रहे होंगे ये ऐप रनर की, सॉरी बीन स्टॉक प्लेटफॉर्म की। तो इन सब में एक कॉम्प्लेक्सिटी है। तो बीन स्टॉक मच क्लोजर और बाकी ऑफरिंग से ऐप रनर के, लेकिन इसकी अपनी कुछ इश्यूज हैं, इश्यूज नहीं मतलब रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि फुलफिल करनी होती है।
ये थोड़ा सा इसका वो है ओवरव्यू, आर्किटेक्चरल ओवरव्यू। ये लोड बैलेंसर आपने बनाया है, एप्लीकेशन बनाई, इसके अलावा एप्लीकेशन ने EC2 इंस्टेंस के ऊपर आपकी एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया। ऑटो स्केलिंग सेटअप कर सकते हैं इसके अंदर आप क्या। इसके अलावा लोड बैलेंसर ऑटोमेटिकली आपके ऑटो स्केलिंग ग्रुप से कनेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा इसमें 2 मोड होते हैं, अपने वेब एप्लीकेशन मोड और इसके अलावा वर्कर मोड। तो वर्कर मोड जो है वो आपका बैकग्राउंड जॉब्स के लिए, लॉन्ग रनिंग जॉब्स के लिए आइडियली सूट होता है। तो इसमें इस तरह का काम होता है। आ, हाँ बस बेसिकली तो ओवरव्यू यही था। अब इसके बाद जो है थोड़ा बहुत अगर आपके और क्वेश्चन है तो वो बताएं, नहीं तो फिर हम लोग इसके डेमो देख लेते हैं इसका। अ, जी किसी का कोई और सवाल है? जी मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो। जी बोले। जी बोले। AWS EKS और ये मतलब 3 टॉपिक्स आपने डिस्कस किए हैं अभी, तो हम्म। इनमें मतलब डिफरेंस क्या है, मतलब क्या कौन सा यूज केस पे कौन सा अप्लाई हमें करना चाहिए? इन दो के आप कंपैरिजन पूछ रहे हैं, EKS और? तीनों मतलब AWS EKS बीन स्टैक आपने बताया, और वो सबसे पहले जो मेन टॉपिक था हमारा ऐप रनर। अच्छा। मैं बड़े डोमेन से स्टार्ट करता हूँ कि आपका ECS और EKS। तो ये जो है, ये 2 ऑफरिंग जो AWS की हैं, ये हाईली कस्टमाइजेबल वो हैं ऑफरिंग्स। ECS के अंदर आपने ECS को एक तरीके से कहते हैं क्यूबरनेटीज इम्प्लीमेंटेशन है AWS की। तो क्यूबरनेटीज जैसा कि होता है कि एक ऑर्केस्ट्रेशन सर्विस है गूगल की। अ, तो आपके जो कंटेनर को क्रिएट करना, मैनेज करना, उनकी इंटर कनेक्टिविटी, स्टोरेज वगैरह माउंट करना, ये सारे स्टैंडर्डाइज ऑलरेडी हुए हैं। ये क्यूबरनेटीज ये काम ऑलरेडी कर चुका है। तो अगर आप EKS ऑफरिंग AWS की यूज़ करते हैं तो आपको क्यूबरनेटीज के हवाले से सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि वो उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए आपको डिप्लॉयमेंट देता है। अच्छा मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं अपना रूम चेंज करता हूँ, यहाँ पे मीटिंग स्टार्ट हो रही है, मैं दूसरे रूम में मूव हो रहा हूँ। इसमें ऐड कर देता हूँ कि EKS या ECS जो है ना, एक फुल फ्लैश कस्टम एप्लीकेशन हो कोई, जिसमें कस्टम यूज केसेस हो, जिसमें आपको कंट्रोल ज़्यादा चाहिए हो, कि आपको मल्टीपल सर्विसेज रन करनी है या टास्क आपको मैनेज करना है कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, CI/CD आपको खुद से कस्टम मैनेज करना है। सो अगर ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट आ रही है तो फिर आप ECS या EKS की तरफ जाएंगे, या बीन स्टॉक भी कंसिडर कर सकते हैं। वैसे बीन स्टॉक आजकल इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आपकी सिंपल सिंपल यूज केस है, सिंपल नोट की ऐप है, उसमें आप कोई अभी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, लेट से MVP है कोई, या कोई बहुत छोटी सी वेब सर्विस है जिसमें आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई खास आपको मेजर चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, या कोई CI/CD में मेजर चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो फिर आप उसके लिए ये यूज़ कर सकते हैं, ऐप रनर। या जी ओके, जस्ट थैंक क्विक यू। सॉरी। क्वेश्चन, एक मेरा एक क्वेश्चन था, सॉरी पता नहीं मैंने मिस कर दिया है नहीं, क्या इसमें पॉसिबल है कि हम वॉल्यूम भी माउंट कर लें EFS का कोई? हाँ, अब पॉसिबल है। जी अब वो पॉसिबल है लाइक बिल्कुल। फरवरी 2022 में इन्होंने ना VPC सपोर्ट लॉन्च करा है, तो फिर अब आप सारी VPC की जो सर्विसेज हैं वो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ लेकिन इन सर्विसेज के कनेक्शन का जो तरीक़ाकार है वो एप्लीकेशन लेवल पे होगा, यानी इसकी सपोर्ट जो है अभी मतलब आप ये बोलें कि ऐप ऐप क्रिएट करते हुए सर्विस माउंट हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। जैसे EFS का माउंटिंग का तरीकाकार होता है वो बैक आप हैंड सीन आप उसमें करते हैं अपने लिनक्स शेल के ऊपर कर रहे होते हैं, तो वैसे ही होगा वो। तो मतलब इसमें चूंकि आपके पास पूरा कंटेनर मौजूद है, कंटेनर का एक्सेस है, तो आप कमांड्स रन करके वो माउंटिंग करवा सकते हैं। जी मैं ये उसके बता रहा था कि अगर आपकी बहुत कम्प्लेक्स और कस्टमाइजेबल एप्लीकेशन है जिसमें CI/CD वगैरह करना है, इसके अलावा आपके ऑटो स्केलिंग है, इसके अलावा सर्विसेज
आपस में बहुत सारी सर्विसेज हैं, माइक्रो सर्विस हैं जो आप बहुत आपस में कनेक्टेड हैं। तो उन सब के उनके लिए जो है ना ये ECS और EKS ये ऑफरिंग ज़्यादा सूटेबल है। क्योंकि परफॉर्मेंस वगैरह भी डिफरेंट रिक्वायर्ड होती है, डिफरेंट आपके वर्कलोड होते हैं, कुछ वेब एप्लीकेशन होती हैं, कुछ बैकग्राउंड एप्लीकेशन होती हैं, डेटाबेस होता है कोई कहीं पे, RDS वगैरह, सॉरी क्यूइंग और टॉपिक और इस तरह की चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है। तो चूंकि इसमें बहुत ज़्यादा कस्टम वर्कलोड होता है, तो उसके लिए ये दोनों ऑफरिंग जो है ECS से ज़्यादा सूटेबल है। ऐप रनर जैसे हमने अभी साथ में बताया कि सिंपलर एप्लीकेशन, यानी इन द सेंस के बहुत ज़्यादा सर्विसेज माइक्रो सर्विस नहीं है, और आपकी सिंपल रेस्ट बेस्ड सर्विसेज हैं, जो कि आप एक एप्लीकेशन आपकी यूज़ करती है, ये मल्टीपल फ्रंट एंड हो सकता है यूज़ कर रहे हो। लेकिन आपस में सर्विसेज की इंटरकनेक्टिविटी और मतलब लिमिटेड वर्कलोड हो, या फिर एक ही तरह का वर्कलोड हो, वेब 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 का जो वर्कलोड होता है हमारा यूजली, तो उसके लिए ऐप रनर ज़्यादा सूटेबल है। जी, और कुछ सवाल? आई थिंक डेमो की तरफ मूव कर लें। हाँ, डेमो की तरफ मूव कर लेते हैं। ठीक है, तो डेमो को जिस तरह का है कि दो एप्लीकेशंस मैंने इसमें अपने पास बनाई हुई हैं। हमारे पास एक दोनों, एक जावा की जो वेब सर्विस है, और इंटरनेट मेरे पास सही नहीं चल रहा है, एक मिनट। मुझे मेरी आवाज़ आ रही है? स्क्रीन दिख रही है सबको? हेलो? हाँ या आ रही है। जी आ रही है। जी देखिए। जी हेलो, आवाज़ आ रही है? या हाँ ठीक है। तो एप्लीकेशन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता दूं कि एक हमारे पास वेब सर्विस है जावा पे लिखी हुई, और दूसरी हमारे पास रिएक्ट की सैम्पल एप्लीकेशन है जो कि इस सर्विस से कनेक्ट होगी। अच्छा, बैकएंड जो हमारा जावा का है वो डेटाबेस से कनेक्ट होके डेटाबेस के अंदर एंट्री करेगा, और फ्रंट एंड जो है ये इन वेब सर्विस को इन्वोक करेगा। तो थोड़ा सा इसका ऐप रनर का थोड़ा सा वो देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, मैंने इसके अंदर ऑलरेडी एक RDS का इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ है, और ये इंस्टेंस जो है ये आ, ठीक है, ये इंस्टेंस अवेलेबल है हमारे पास, वेब सर्विस को अवेलेबल हो गई है। अच्छा, ये अभी मैंने पब्लिक किया हुआ है, अलबत्ता अब ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अब VPC हमारे पास अवेलेबल है, तो हम लोग इंटरनली इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ऐप रनर में आते हैं। ऐप रनर में हमारे पास जैसे मैंने बताया था कि हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम लोग गिटहब के साथ सोर्स कनेक्ट करें और वो सोर्स को बिल्ड करके आपका एक कंटेनर बनाएगा आपका जो ऐप रनर है, या फिर हम लोग डायरेक्ट कंटेनर का इमेज बता दें तो उस इमेज को वो एग्जीक्यूट रन कर देगा। इसके अलावा ऐप रनर पे VPC कनेक्ट करना है तो आपको यहाँ पे कनेक्टर क्रिएट करना पड़ता है। तो मैंने ऑलरेडी ये कनेक्टर VPC बना के इससे कनेक्ट कराया हुआ है। इसके अलावा गिटहब से मैंने अपनी एक रिपोजिटरी कनेक्ट कराई हुई है। ठीक है। अच्छा, दो एप्लीकेशंस हैं ये। आ, इसके अंदर मैं थोड़ा सा क्रिएट करने का तरीका बताता हूँ। अभी क्रिएट करने का मेरा पूरा टाइम नहीं होगा, लेकिन इसी को मैं एग्जीक्यूट करके बता दूंगा। सैम्पल बताता हूँ कि ये इसमें एप्लीकेशन कैसे वो होती है, डिप्लॉय होती है। अच्छा, हमारे पास दो ऑफरिंग है, कंटेनर और सोर्स कोड। अगर आप सोर्स कोड चूज़ करेंगे तो आपको गिटहब का कनेक्शन बनाना पड़ेगा जो मैंने बनाया हुआ है। उसी कनेक्शन से वो आपकी रिपोजिटरी पूछता है और ब्रांच पूछता है कि कौन सी ब्रांच से आपको कोड बिल्ड करना है। अच्छा, डिप्लॉयमेंट का तरीक़ाकार इसके अंदर ऑटोमेटिक है, मैनुअल है।
तो ये है जो मैं आपको ऑटोमेटिकली ट्रिगर करना पड़ेगा खुद से बिल्ड। तो जब आप ट्रिगर करेंगे तो वो इस ब्रांच से कोड को फेच करके पुल करके नई इमेज नई डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर देगा। अगर ऑटोमेटिक करेंगे तो क्या होगा कि वो CI/CD पाइपलाइन इन्वोक होगी आपकी, और इस ब्रांच के ऊपर जैसे ही कोई चेंज डिटेक्ट होगा तो वो ऑटोमेटिकली डिप्लॉयमेंट की तरफ फ्लो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन हमारे पास कंटेनर रजिस्ट्री का है। अच्छा, यहाँ पे आपने प्राइवेट रिपोजिटरी का जहाँ पे आपने अपना कोड डिप्लॉय किया हुआ है, सॉरी जहाँ पे आपने अपनी इमेज बनाई हुई है उसका यहाँ पा देंगे। तो यहाँ पे अभी आपने कोई इमेज बनाई तो उस इमेज को ECR पे आपको पुश करना पड़ेगा, और फिर वो उसका यहाँ पे नाम देके सिंपली क्या नाम है, फिर आपने ये डिप्लॉयमेंट मोड सेलेक्ट करना है, मैनुअली या फिर ऑटोमेटिक। सिमिलरली वही जैसे कोड वाले में हो रहा था कि अगर मैनुअल करेंगे तो आपको खुद से ये नया पुश करने के बाद आपको ये खुद से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। डिप्लॉयमेंट ऑटोमेटिक में होगा कि जैसे ही कोई नया वर्जन पुश होगा तो ऑन पुश जो है वो ऑटोमेटिक, अगर आपने सेलेक्ट किया हो तो वो डिप्लॉयमेंट ट्रिगर हो जाएगी। तो ये दो तरीके हैं कॉन्फ़िगर करने के। अच्छा, ये सोर्स कोड रिपोजिटरी अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो फिर उसमें CI/CD चला सकते हैं ना? सॉरी समझा नहीं मैं। सोर्स कोड रिपोजिटरी सेलेक्ट करेंगे हाँ, तो फिर उसमें हम CI/CD चला सकेंगे ना? सोर्स कोड में नहीं, अब CI/CD कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं रही ना आपको, ये ऑटोमेटिकली इस ब्रांच को लिसन कर रहा है, और इस पे चेंज आता है तो वो ओके ओके, कोई कस्टम काम इसमें नहीं कर सकते ऐसे ही? हाँ, कस्टम काम आपको अगर करवाना है तो वो इस ब्रांच पे पुश होने से पहले आप वो करवाएं। ठीक है, ठीक है। ये फाइनली बस ये ब्रांच को रीड करेगा, और जैसी कोई चेंज पुश होती है तो वो ठीक है, डिप्लॉय कर देगा उसमें। तो ये दो तरीके हैं। अच्छा, अब ज़रा सा कोड में उसका ऑप्शन देखते हैं। मैंने दो प्रोजेक्ट डिफरेंट तरीके से डिप्लॉय किए हैं। एक मैंने ऐप रनर, जो मैंने जैसे पहले बताया था कि आपके पास आ, कुछ प्लेटफॉर्म वो है, प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं सोर्स कोड के। एक मिनट मैं अपने नेक्स्ट करके एक बना के दिखाता हूँ। हाँ, ये रन टाइम जो है ये आपके पास जावा का रन टाइम है, नोड का है, पाइथन का। तो आप यहाँ ब्राउज़र के ऊपर रहते हुए आप ये कॉन्फ़िगर कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्ड करने के लिए जो आपको कमांड देनी है वो यहाँ पे दे दें। स्टार्ट करने की जो कमांड होती है, जैसे कि ये इक्विवेलेंट है उसके कि डॉकर फाइल के अंदर जो आप एंट्री पॉइंट देते हैं वो ये इस तरह की चीज़ है। अगर आप यहाँ पे नहीं देना चाहते हैं तो आप एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना दें। ये दोनों ऑप्शन सोर्स कोड वाले के लिए। कॉन्फ़िगरेशन फाइल मैंने यहाँ पे ब्राउज़र में डालने के बजाय मैंने अपने सोर्स कोड में डाला हुआ है यहाँ पे, ऐप रनर। ठीक है, जैसे ये मेरी उसकी एप्लीकेशन है, रिएक्ट एप्लीकेशन है, तो नोड जेएस रन टाइम सेलेक्ट किया है। इसमें कुछ प्री बिल्ड्स कमांड दी हुई हैं, जैसे मुझे कुछ सर्वर के ऊपर कोई चीज़ इंस्टॉल करवानी है तो ये बिल्ड कॉन्टेक्स्ट के अंदर बिल्ड करते हुए अगर कुछ इंस्टॉल करवाना है तो वो यहाँ पे इंस्टॉल करवा दिया। इसके अलावा बिल्ड की एग्जैक्ट जो कमांड है वो यहाँ पे रन की, और इन दी एंड जो रन कमांड है वो इस तरीके से मैंने सॉरी एग्जीक्यूट करने की जो कमांड है वो यहाँ से मैंने प्रोवाइड कर दी। अच्छा, ये इसमें देख लें जैसे डॉकर के अंदर होता है मल्टी स्टेज बिल्ड होती है, बिल्कुल वैसे ही इसके अंदर भी बिहेवियर आ रहा है। यहाँ पे सर्व इंस्टॉल करा हुआ है, और रन कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये सर्व की जो फाइल है इसको यूज़ कर, तो जो भी हमारा बिल्ड होने के बाद जो फोल्डर बनता है बिल्ड का वो बेसिकली यहाँ पे सर्व हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे सिंपली पोर्ट बता दिया। कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल अगर मुझे पास करना होता है तो मैं वह भी इन्वायरमेंट, कस्टम इन्वायरमेंट यहाँ पे पास कर सकता हूँ, यहाँ से भी पास कर सकता हूँ, इसके अलावा ब्राउज़र से भी कर सकता हूँ।
नहीं नहीं, ब्राउज़र से भी मेरे ख्याल से होता है, नेक्स्ट पेज में आता है। ठीक है, यहाँ पे ये सिंपली आपने सर्विस का नाम दिया, आपने वो बताया, मेमोरी अपनी मेमोरी और सीपीयू रिक्वायरमेंट्स बताई। ऑटो स्केलिंग के लिए इसने कुछ कंकरेंसी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट की हुई है कि 100 रिक्वेस्ट के ऊपर इसको स्केल अप करना है या स्केल डाउन करना है। तो इसने बता दिया मिनिमम 1 इंस्टेंस, मैक्सिमम 25 इंस्टेंस। कस्टम आप यहाँ पे दे सकते हैं चाहे तो। इसके अलावा हेल्थ चेक है, इसके अलावा सिक्योरिटी है, नेटवर्किंग है। यहाँ पे कस्टम वीपीसी जैसे ऑप्शन था, पहले नहीं था, पब्लिक एक्सेस था टेस्ट, तो वीपीसी आ गया। तो हम यहाँ पे जो मैंने वीपीसी यहाँ बनाया हुआ है कनेक्टर, वो यहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तब सब चीज़ें जो भी वीपीसी में अवेलेबल हैं वो आप इंटीग्रेट एप्लीकेशन को उसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको फ्रंट एंड एप्लीकेशन को अपनी रन करता हूँ। अच्छा, अभी बैक एंड वाली एप्लीकेशन में मैंने डेटाबेस पहले बंद किया हुआ था, तो अभी नया मैंने डेटाबेस क्रिएट किया है, तो उसके लिए मुझे डिप्लॉयमेंट फिर से करनी पड़ेगी। तो ठीक है, अच्छा मैं इसकी वो देख लेता हूँ कि अच्छा, मैं इसको सर्विस मैंने ऑलरेडी पहले डिप्लॉय की हुई थी, तो मैं यहाँ पे रिज्यूम कर रहा हूँ। फिर इसके अंदर चेंज आई है, उस चेंज को मैं दोबारा से डिप्लॉय करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, ये जो है ये इस सोर्स से आ रही है, ये हमारे पास जो है आ, उसका इमेज का सोर्स है। तो मुझे इसका मतलब ये है कि उसकी इमेज बनानी पड़ेगी और उसको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। ये फ्रंट एंड एप्लीकेशन को भी स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, फ्रंट एंड एप्लीकेशन जो है ये मेरी सोर्स कोड से आ रही है। तो अगर वहाँ पे मैं बिल्ड करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे बिल्ड, वहाँ पे पुश करूँगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये बिल्ड ट्रिगर कर देगा ये। लेकिन अभी मेरे पास कोई चेंज नहीं है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये पॉसिबल है, सिंपली आप अपने जाके कमिट, सिंपली कमिट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे बिल्ड ट्रिगर करके डिप्लॉय कर देगा एप्लीकेशन को। और जो सारे पैरामीटर्स हैं जो आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किए हैं, ये एग्जीक्यूट करके आपकी नई बिल्ड बना देगा। इसके अलावा चलिए स्टार्ट हो रही है, जावा सर्विस रन हो गई है। लेकिन मैंने डेटाबेस चेंज किया है, तो इसके लिए मुझे ये चेंज को कमिट करना, मतलब वो बनाना पड़ेगा इसका एक केस इमेज।
हेलो असफर, आवाज गायब हो गई तुम्हारी। माइक तुम्हारा हिल हिल चुका है। एक मिनट एक मिनट। अब आ रही है। स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ सही। सही है मेरे ख्याल से। वैसे डिप्लॉय तो ये हो जाएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है जब हाँ तक मेरे ये ख्याल से एंड? डिप्लॉयमेंट तो सिंपल है इसकी। बस सिंपली आपने अपना जो ECR है उसके ऊपर वो इमेज पुश करनी है, तो वो ऑटोमेटिकली वो बिल्ड बना के उसको डिप्लॉय कर देगा। अच्छा, इसमें जैसे ECR वाले केस के अंदर जिसमें हम लोग इमेज से डिप्लॉय कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो है ना, हमें कोई जो ऐप रनर की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो नहीं बनानी पड़ी। लेकिन जो सोर्स कोड से कर रहे हैं तो उसके लिए हमें ये बनानी पड़ रही है यहाँ पे। ये भी हम लोग यहाँ भी बना सकते हैं, और जो कंसोल है मैनेजमेंट कंसोल वहाँ भी बना सकते हैं। ठीक है। तो बस एक ये फ़र्क है जो ECR में। तो ECR वाला जो केस है वो बहुत ही मतलब मेरे ख्याल से पोर्टेबल है। आप सिंपली इस इमेज को कहीं और भी रन कर सकते हैं अगर आपको ये इन्वायरमेंट या AWS की ऑफरिंग अच्छी नहीं लगती तो। ठीक है। ये कॉस्ट के वाले से पूछना था, कंपैरिजन और कॉस्ट के वाले से। किसी और का कोई सवाल है इस वाले से पूछ ले। हाँ, कॉस्ट के वाले से सवाल था मेरा हाँ क्या? कि कंपैरिजन है कि कॉस्ट के वाले से क्या है कंपैरिजन इसका बाकी सर्विसेज से। इसका कॉस्ट अब मैंने वैसे तो कंपेयर नहीं किया, लेकिन वैल्यूज तो कंपेयर नहीं की है, लेकिन इसका कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है अगर हम दूसरे ऑफरिंग्स लेना। लेकिन चूंकि ये सारी चीज़ें आपको CI/CD वगैरह ये सब इनबिल्ट दे रहा है, तो इस वजह से वहाँ पे आपकी सेविंग हो जाती है। लेकिन ओवरऑल जो ये VCP और GP लेवल पे जो इसकी कॉस्टिंग है वो दूसरी ऑफरिंग से थोड़ी ज़्यादा CI/CD अगर मुझे ना चाहिए हो तो उसकी कॉस्ट माइनस हो जाएगी। है। CI/CD कॉस्ट में ये चीज़ माइनस हो जाएगी आपकी। नहीं, लेकिन CI/CD की कॉस्ट वैसे ही कोई खास नहीं है। जो असल हाँ। कॉस्ट का माइनर सा फर्क है ना, वो सिर्फ CPU और मेमोरी में है। कि हम्म। आप जब नॉर्मल EC2 लेते हो तो वो पूरे EC2 की एक सिंगल कॉस्ट होती है। इसमें आप ले रहे हो तो वो पर CPU और पर रैम की कॉस्ट है। तो वो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। जैसे अगर तुम 2 GB रैम की बात करो तो ये 0.014 प्लस 2 CPU लगाओ तो 0.0 या 0.12 हो जाएगा। तो आई थिंक ये माइक्रो इंस्टेंस इंस्टेंस से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, सेंट्स में थोड़ा सा ज़्यादा होगा एक नॉर्मल EC2 से मेरे ख्याल से। लेकिन यार ये पर आवर के हिसाब से तो बहुत ज्यादा है यार। भाई तो बाकी भी पर मतलब आवर ही होता है, बाकी कोई ईयरली थोड़ी देते हैं तुम्हें। हाँ EC2 नहीं, इंस्टेंस भी पर अगर आवर ही अगर होता है भाई। CPU कॉस्ट जो है मेरी देख लेते हैं ना EC2 में। नहीं, नॉर्मल EC2 की जो कॉस्ट होती नहीं, है वो भी मैं ये नहीं कह रहा पर कि आवर पर ही। आवर नहीं होती हर जगह। मैं ये कह रहा हूँ पर आवर के हिसाब से बहुत ज्यादा है, ये बोल रहा हूँ। नहीं, लेकिन तुम किस तरह कह रहे हो? EC2 की पर आवर कॉस्ट भी तो आपकी तकरीबन इतने ही सेंट्स में आ रही होती है। कंपेयर करके देख लेते हैं उसको। ये डेटा ट्रांसफर की कॉस्ट आ गई, और क्या ऑन डिमांड प्राइसिंग। देखो, अगर आप एक EC2 इंस्टेंस लेते हो 2 GB 2 CPU और 2 रैम का, आपको 0.168 पड़ेगा। सही है। हम्म। हम्म। स्क्रीन शेयर अगर स्क्रीन शेयर कर दे तो कर देना, हम लोग भी स्क्रीन देख शेयर लें। हुई भी है। ठीक है। नहीं, तुम्हारी हुई है, वो मेरी स्क्रीन शेयर की बात कर रहा हाँ अच्छा अच्छा। था। अच्छा। और मैं हम कर रहा हूँ लोग स्टॉप। उसकी। नहीं नहीं, सही है। नाम क्या था? ऐप रनर। ऐप रनर क्या? और इसको अगर बीन स्टॉक या हेरोकू से अगर आप करें कंपेयर तो फिर क्या मतलब कौन सा हीरोको सबसे हीरोको ज्यादा। से तो हीरोको से तो मेरे ख्याल से सस्ता ही होगा। मैंने कंपेयर नहीं करा एग्जैक्टली। लेकिन ये सिर्फ इंस्टेंस की आपकी कॉस्ट 0.168 है। बाकी इसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दिस जो है ना, नेटवर्किंग कॉस्ट भी होती है। ये भी आवरली ट्रांसफर कॉस्ट। की। सही है। तो हम्म। आवरली कॉस्ट अगर मैं तुम्हें पूरे महीने की लेके जाऊं तो ये आएगी $10 पर मंथ। टू टू हम्म। टू टू उस पे 2 GB 2 VCP टू सही है। 2 UBC पे। अब तुम इसी को 2 पे जो उसने लिखा हुआ था उस पे तुम कंपेयर करके देख लो। क्या वो है रेट लिखा हुआ था तुमने? 0.000007? 0.064 VCPU की है।
और जीबी जो है 12 0.007। एक सेकंड फिर से बताओ, रैम कितनी है? 0.007 हाँ प्लस 0.007, 2 GB रैम हो गई। और सीपीयू कितना है? सीपीयू का है 0.064। कम ही लग रहा है मुझे तो फिलहाल, या मैंने कुछ गलती कर दी होगी या कोई हिडन कॉस्ट होगा। लाइक ये 0.142 आ रहा है और इसका 0.0168 हाँ हम्म तो तो ये वही डिफरेंस अच्छा खासा है। एक तो जीरो हट ये गया। हाँ जी, 24 एक है 168, एक है मुझे 64। 30 करो, 64 है और 16 है इस तरह। 102 आ रहा है, दोनों मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया। ठीक है। इसकी और मतलब EC2 के साथ आपको और चीज़ें भी कॉस्ट में ऐड हो जाती है, हाँ लेकिन वो अगर आप देख सकते हैं इसको, प्राइसिंग आप बाद में भी कंपेयर कर सकते हैं उसको। ठीक है। क्योंकि जैसे इस पे तुम्हारे पास लोड बैलेंसर की कॉस्ट नहीं लग रही है, डेटा की हम्म कॉस्ट नहीं लग रही है, स्टोरेज की कॉस्ट हम्म एडिड नहीं है, तो ये सब चीज़ें जो है ना उसमें एडेड है। जब स्टोरेज आप की एक कॉस्ट तो आएगी ना। स्टोरेज तो हम लोग चूंकि अलग से माउंट स्टोरेज की करेंगे। जो देखो EC2 के साथ स्टोरेज जो है EBS हाँ की लगता है वो वाली नहीं आ रही, हाँ वो वाली नहीं ना। आई। अच्छा, ये जो तो नंबर ये ऑफ कंकरेंट रिक्वेस्ट थी उसके अंदर ऐप रनर के अंदर, उसके हिसाब से कॉस्ट चेंज हो रही थी। नहीं, वो ऑटो नहीं स्केल उस करेगा ना। ऑटो स्केल होगा, नहीं उसकी नहीं है कोई, मतलब उसकी कोई कॉस्ट वो नहीं है। स्केलिंग कितनी बड़ी कर दूं लेकिन उससे कोई कॉस्ट चेंज नहीं हो रही। नहीं कॉस्ट चेंज नहीं होगी। कोस्ट हैरत की वैसे बात है। कॉस्ट चेंज तो होगी क्योंकि उससे फिर वो इन पैरेलल वो दूसरे वो कंटेनर्स लॉन्च करेगा। हाँ तो वही मैं सोच रहा हूँ कि हैरत की बात नहीं है कि नहीं, इससे कॉस्ट चेंज नहीं हो रही। नहीं हो रही इसके अंदर चेंज। मैंने तो यही पढ़ा है कि इसमें सिर्फ आपकी सिंपल कॉस्टिंग है और यही है, vCPU और मेमोरी बेस्ड। या तो फिर वो इस लेकिन हिसाब वो से तो फिर मेमोरी ऐप रनर ज्यादा अच्छा है। यार ऐप रनर वैसे बड़ी एप्स के लिए या बहुत बड़े लोड के लिए तो शायद आपको डिसएडवांटेज पड़ेगा, लेकिन अगर आपको स्टार्ट लेना है तो ऐप रनर उस नहीं, केस के क्यों लिए। डिसएडवांटेज पड़ेगा अगर हम उसमें ऑटो स्केलिंग ये अगर वो मैक्सिमम प्राइस सेट कर सकते हैं में, कोई। हाँ मतलब वही है ना, अगर आपका यूज केस ऐसा है कि भाई 12 घंटे यूज हो रहा है, 12 घंटे नहीं हो रहा, फिर तो सही है, तुम्हें कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा प्राइस। लेकिन अगर 24 घंटे पीक यूजेज है, फिर तुम देखोगे ना अल्टरनेटिव कोई कॉस्ट कम करने का। क्योंकि फिर आप ज्यादा कंट्रोल, जब आपको कॉस्ट कम करनी होती है ना, तो फिर आपको कंट्रोल ज्यादा कंट्रोल चाहिए चाहिए। होता हाँ इसमें ऐसा सीन है ऐप रनर के अंदर, के फॉर एग्जांपल अगर 10 सीपीयू की नीड जो है मुझे इन 12 घंटों में, और 10 नहीं इन है, घंटों में मुझे 5 सीपीयू की नीड है, है। ऐसा नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। नहीं है, ऐसा वो नहीं है। लोड आएगा वो बढ़ जाएगा। सही है। या टाइम आप कर बेस्ड सकते स्केजुलिंग है ना। होगे, मेरे ख्याल से पॉसिबल है, आप लैम्डा लगा दो और लैम्डा से आप स्केड्यूल इवेंट लगा दो, लैम्डा से इसकी सेटिंग ऊपर नीचे कर लो, तो इस तरह पॉसिबल हो सकता है। नहीं तो उससे उससे कॉस्टिंग में कैसे इफेक्ट पड़ेगा ऐप रनर में। तुमने ऐप रनर में वो बोल दिया ना कि 5 बजे तक जो है कंकरेंट रिक्वेस्ट इतनी हो, 5 बजे के बाद इतनी हो जाए, उसमें बढ़ ऐसा जाए। कॉन्फ़िगरेशन तो कोई थी नहीं। अरे वो नहीं है ना, वो लैम्डा में आप AWS की अपनी API यूज करते हुए ये चीजें रिकॉन्फ़िगर कर सकते हो ना। कंकरेंट रिक्वेस्ट की इसमें है, प्रोविजन है। मैं दिखाता हूँ, दोबारा से UI दिखाता पे हूँ। कंकरेंट रिक्वेस्ट तो था ना, दिखाया तो है इसमें। हाँ है ना, है। और मिनिमम मैक्सिमम आप सेट कर सकते हो ना, तो तुम ये कर सकते हो कि 5 बजे के बाद मिनिमम मैक्सिमम चेंज हो जाए। एक मिनट, मेरे ख्याल से टाइम का नहीं है, मैं एक मिनट देख लेता हूँ। नहीं टाइम का नहीं है, लेकिन टाइम आप फिर लैम्डा के थ्रू कर लोगे ना मैनेज। किधर चला गया कॉन्फ़िगरेशन, हाँ वही। स्केलिंग। ये कंकरेंसी है ना, 100 रिक्वेस्ट पे। एक मिनट, नई सर्विस से देखते हैं यहाँ से ना, थोड़ा सा सोर्स कोड। ऑटो स्केलिंग, जो डिफॉल्ट बिहेवियर है, कस्टम बिहेवियर में। कस्टम कॉन्फ़िगरेशन में हो। हाँ इसमें अच्छा कॉन्फ़िगरेशन डाल सकते हो तुम, सही है। हम्म, ठीक तो है तो भले इसके इसमें टाइम का ऑप्शन नहीं है, लेकिन टाइम आप एक पर्टिकुलर टाइम पे आप लैम्डा ट्रिगर करके ये सेटिंग चेंज कर सकते हो AWS की अपनी CLI से।
हाँ तो सही मतलब है। ये 100 से कम होके स- 500 कर दें या 10 कर पर इससे दें, कॉस्ट, अच्छा पर मेरा सवाल ये था कि इससे जैसी भी कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दो, इससे कॉस्ट पे तो इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा ना। सवाल मेरा नहीं ये कैसे था। नहीं अगर पड़ वो रहा है क्या? इसने दो अगर इंस्टेंस लॉन्च कर दिए तो वन वी सीपीयू और 2 GB का भाई 2 इंस्टेंस हो मैं जाएंगे। तुम्हें एक रियल यूज केस की एग्जांपल देता हूँ। अगर तुम एक सीधी सीधी ऐप विदाउट एनी डेवऑप्स एफर्ट डालोगे ना, तो वो EC2 पे डालोगे, सही है। अब अगर EC2 पे क्लाइंट का यूज केस जो है ना, सिर्फ 2 घंटे के लिए, सपोज कर लो 16 GB रैम के लिए चाहिए, सही है। तो तुम 16 GB रैम पूरे 24 घंटे पूरे महीने लगा के रखोगे, सही है। आप EC2 को तो विदाउट डाउन टाइम रैम उसकी नहीं बढ़ा सकते, सही है। और वही चीज अगर आप इस पे करोगे ना, तो वो 16 GB के लिए सिर्फ 2 घंटे के लिए ही जाएगा, बाकी पूरे जो आपके 22 घंटे है ना, उसमें वो बिल्कुल लोएस्ट कॉन्फ़िगरेशन पे रहेगा। तो आपको इस तरीके से इस पे कॉस्ट कम लगेगी। ठीक है, समझ गया मैं। जब मेरे ख्याल से स्केल करेगा तो वो ये इसके इंस्टेंस ही बनाएगा ना, इसके 2 GB के और हाँ स्केल के हिसाब से ये अपना कॉस्ट चेंज कर रहा होगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही ऐसा है, ही। सही है। लेकिन इसकी मतलब जितनी भी पैरेलल थ्रेड्स इसके इनिशिएट होंगे तो वो मैक्सिमम लिमिट तक भी ले जाए तो सेम कॉस्ट ही रहेगी, मतलब ये वो तो आपको पर should- CPU पर रैम चार्ज कर रहा है ना। वो तो अब जितनी बढ़ती जाएगी उतनी चार्ज होती जाएगी आपके। हाँ, मतलब वो उतने पैरेलल सीपीयूज वो लॉन्च करेगा, हाँ ठीक है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। तो स्केलिंग सही के है। ऊपर जो है ये बेसिकली इसकी कॉस्ट डिफाइन होगी, लेकिन जब आपका लोड नहीं होगा तो स्केलिंग की जरूरत ही नहीं रहेगी, तो आपका उस टाइम पे जो है ना कॉस्ट सेव हो रही होगी। हाँ, और यस। ये अगर हम ठीक है। लोग अपने यूज केस में बात करें ना, तो हम लोग की जो नई एप्स होती हैं, वो जो बिल्कुल स्टार्टअप की होती हैं, वो वैसे ही दिन में 4-5 घंटे यूज होती हैं। और 4-5 लेकिन लोग यूज़ हमने करते हैं। E2 उस पर बड़ा सा लगाया हुआ होता है, तो उससे कंपैरिजन में आप फिर प्राइसिंग कंपेयर करके डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा सस्ता पड़ रहा है। लेकिन ये बड़ी एप्स के लिए तुम इस पे क्यों नहीं जाओगे? सवाल मेरा ये है, मतलब बड़ी एप्स अगर में अगर 25,000-26,000 बिल आ रहा है ना, तो फिर आपको हर एवेन्यू देखना पड़ता है कि कॉस्ट कहाँ से कम हो सकता है। उसमें आपको फिर ज़्यादा कस्टमाइजेशन, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे कंट्रोल चाहिए होता है। तो इस वजह से सही शायद है, जैसे ऑटो स्केलिंग के और पैरामीटर्स होंगे, हम्म। और बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं ECS में, वो सारे आपको चेक करने हैं। तो सही है। ये उसमें क्यूबरनेटीज में और ज़्यादा होती हैं आपके पास, वो क्लस्टर ठीक है, कब स्केल करना है, वो कब स्केल करना है, वो सारी चीज़ें होती हैं। सही अब है। इसमें वो नया इंस्टेंस कितनी देर में लॉन्च कर रहा है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो ठीक है, ECS में आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। और वो इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना, वो फिर उसके लिए आपको बड़ी ऐप में ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। जैसे हाँ, मुझे स्पॉट इंस्टेंस यूज़ करना है जो कि सस्ता पड़ता है, तो इसमें उसका नहीं है ऑप्शन। ऐसा। इसमें नहीं है, ठीक है। हम्म। और ये इसके अंदर वो है इंस्टेंस जो बना रहा है वो कौन से रीजन में बना रहे हैं, इस तरह की चीजें? नहीं, मेरे ख्याल से मल्टी मेरे ख्याल रीजन से सपोर्ट भी नहीं है इसमें। ठीक है, ठीक है। या नहीं, वो तो होगी, VPC से कंट्रोल हो रही हाँ होगी वो VPC शायद। से हो रही होगी वो, हाँ VPC से कर रहा होगा मेरे ख्याल से। हाँ, किस रीजन वो में VPC VPC है, से कंट्रोल हो रही कहाँ कहाँ होगी। सबनेट है उसके। ठीक मेरा है, रीजन नहीं होगा, एजी होगा मेरे ख्याल से, मल्टी एजी। इजी ही होगा रीजन, तो फिर आपको खुद से मैनुअली एक और ऐप बना के हाँ दूसरे रीजन पे राउट 53 से इधर उधर करना पड़ेगा उसको। ऐसा ही। ठीक है। थैंक यू। ठीक है। चलें यार, हम्म। ओके थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।